नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बेबी कॉर्न और मक्के की खेती से कमाए अच्छा मुनाफा। अरबी की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसम में करते हैं और इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी बुआई करें, इस बारे में बता रहे हैं ICAR प्लांडू रांची के कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव। हम लोग अक्सर धान गेहूं की खेती करते हैं और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। व्यावसायिक फसलों की अगर खेती करें तो ज़्यादा लाभ होता है। और इसी व्यावसायिक फसल में एक फसल है मक्का, और मक्का में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न का नाम आप सुने होंगे, स्वीट कॉर्न का नाम सुने होंगे। प्रश्न उठता है, ये बेबी कॉर्न क्या है? बेबी कॉर्न, बेबी का मतलब होता है बच्चा और कॉर्न का मतलब होता है मक्का। तो बच्चा मक्का यानी जिस समय में मक्का के पौधा में भुट्टा आता है और भुट्टा के ऊपर में जो रेशा आता है, रेशा आना जब शुरू होता है उसके 24 से 48 घंटा के अंतर्गत अगर हम भुट्टा को तोड़ लेते हैं तो वही बच्चा मक्का होता है, बच्चा भुट्टा होता है और उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। मक्का की खेती जैसे करते हैं उसी तरह से इसकी भी खेती करना है। सिर्फ 2-3 बातों का खास रूप से ध्यान देना है। बेबी कॉर्न का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न में 10 किलो 1 एकड़ में बीज डालते हैं। दूसरा चीज़ है, बेबी कॉर्न का खास किस्म है और वो किस्म का नाम सरकारी संस्था का है HM4, जो कि पूरे देश के लिए रिलीज किया गया है। और प्राइवेट संस्था का है 5414 और 5417। ये प्योर लाइन है। आपको जो भी उपलब्ध हो किस उसे लगा सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें खाद भी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बीज ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ी पौधा ज़्यादा है, तो उसकी खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खास करके नाइट्रोजन वाले खाद की, यूरिया की। यूरिया इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 200 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, बल्कि सामान्य मक्का में लगभग 150 से 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं। बुआई के इस समय DAP, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से मेला खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया
नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। बेबी कॉर्न के साथ खासियत ये है जब हम इसकी उत्पादन सालों भर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं बनना, इसीलिए इस पर तापमान का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता। और जब बहुत ठंडा पड़ता है जैसे उत्तरी भारत में दिसंबर में और जनवरी में, तो हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में नहीं बुआई करते हैं, क्योंकि अंकुरन में दिक्कत होती है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। इतनी सावधानी रख करके हम बेबी कॉर्न से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। क्यों लाभ ले सकते हैं, आप अंदाज लगाइए। जो 200 ग्राम का पैकेट बाजार में 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है, और 1 हेक्टेयर में बेबी कॉर्न छिला हुआ लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन होता है। तो और इसको हम सालों भर ले सकते हैं। जैसे गर्मी के समय में तो ये 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर 1 एकड़ में हम बेबी कॉर्न की खेती करें तो 1 साल में एवरेज अगर मार्केट रेट रखें, तभी भी हम कम से कम शुद्ध लाभ इसमें 3 लाख ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है, वो इस समय अरवी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अरवी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जबकि आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो, तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं, अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। अरबी की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूदा पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके और मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत में 15 से 17 गाड़ी पुराने गोबर की खाद, केचुआ खाद खेत में डाल दी जाती है। इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज़ है, बहुत अच्छा है, बाज़ार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं, जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ता केसी है, नरेंद्र अरवी
अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे सफेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रुपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रुपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। ये मात्रा कंद की आकार और रुपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रुपाई से पहले उन्हें बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित करते हैं। इसके बाद कंद की रुपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में, क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रुपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी जमीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो जमीन पे कर रहे हैं, निचली जमीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर ले। अब देख लें, अगर बलुआही टाइप की मिट्टी है तो 1 फीट कम से कम गहराई करके और उस नाली पे आप इसकी बुआई करेंगे। अब है कि भरपूर मात्रा में आप इसमें राख दे सकते हैं। जाड़े में अगर आप इसमें आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज और मैं बताते चलूं, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के, उसके बाद आप इसमें पुआल या पत्ते ढक देंगे। अरबी की खेती अकेले करने के बजाय अंतर्वृत्तीय तरीके से करें तो किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसे मक्का के साथ, आलू के साथ लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अरबी की अंतर्वृत्तीय खेती लीची तथा आम के नए लगाए गए बगीचों में भी सफलता पूर्वक की जा सकती है, जिससे पेड़ों के कतारों के बीच पड़ी भूमि का सही ढंग से इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही बागों की निकाई गुड़ाई होते रहने के कारण फलों की अच्छी उपज हो जाती है। यानी समर में जो बेकार जमीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पश्चिम सिंहभूम ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम सिंहभूम किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आज आकाश में छिटपुट बादल छाए रहेंगे, परंतु वर्षा की संभावना नहीं है। रबी की जो भी फसल पककर तैयार हो गई हो उसकी कटाई का कार्य करें और काटे हुए फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। विभिन्न फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। जो किसान अदरक, हल्दी या ओल की खेती करना चाहते हैं वे बुआई के लिए बीज का प्रबंध कर लें। अदरक की उन्नत किस्म वर्धमान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया इत्यादि का चयन करें। हल्दी की उन्नत किस्मों में राजेंद्र सोनिया तथा ओल की उन्नत किस्मों में गजेंद्र, विधान, कुसुम इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। तापमान में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ सकती है, अतः मवेशियों को धूप से निकलने से बचाएं और पीने का पानी उपलब्ध कराएं। धान के खेत में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ों को दुरुस्त रखें और अगर खरपतवार की समस्या हो तो अविलंब नियंत्रित करें। जो किसान गेहूं की कटाई कर चुके हैं वे काटे हुए फसल को धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें और अनाज भंडारण से पहले गेहूं को अच्छी तरह से सुखा लें। जो किसान अभी तक गेहूं की कटाई नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द इसकी कटाई का कार्य कर लें, अन्यथा दाने खेत में ही झड़ने लगेंगे।
देर से बोई गई लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा आदि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया हो, उसमें झांकी लगा दें, जिससे पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से नहीं हो सके। इन सब्जियों में कहीं कहीं लाल भृंग कीट का आक्रमण हो रहा है। इन कीड़ों से बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमेरीन, नीम के तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीड़ों से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप लगवाकर बिना रासायनिक दवाओं के किया जा सकता है। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाने की अनुशंसा की जाती है। आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। इस समय फसलों में विषाणु जनित रोग के आक्रमण की संभावना है, जो सफेद मक्खी कीटों द्वारा फैलता है। कीटनाशी दवाओं में इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग पर निजात पाया जा सकता है। मूंग की किस्मों जैसे HUM 16, पूसा विशाल, सम्राट की बुआई करनी चाहिए। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई के पहले बीज को कैप्टान 2.5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें हीट से बचाने के लिए छाया में रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिस्का नगड़ी, जिला रांची के कृषक कोमल चंद महतो ने। ये अमरूद के बाग में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कोमल चंद महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार किटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नजर आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल शाखाओं और तना, विशेषकर जहां 2 शाखाओं का जुड़ाव होता है, वहां पर छेद करके अंदर छिपी रहती है तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे व अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देती है। इससे प्रभावित पौधे कमजोर व शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनालफॉस का 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन से डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाए। दूसरा, अमरूद का फसल का अगर हम रस चूसने वाला कीड़ा के बारे में बात करें तो सबसे अहम में आता है मिलीबग। मिलीबग जो होता है ये गोल गोल एवं ओवल शेप में आता है। उसके ऊपर मोम का एक सफेद परत की तरह वो दिखता है। अमरूद का मीलीबग कीट, यह एक बहुभक्षी मिलीबग है जो अमरूद बागान में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मिलीबग का अधिक प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है। मिलीबग भारी संख्या में पनपकर छोटे पौधों तथा मुलायम टहनियों एवं पंखुड़ियों से चिपककर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होने के साथ इसका फलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले तो जहाँ पर अमरूद का बागवान होता है वहाँ से आपका खरपतवार
उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार रहने से ये दूसरे कीड़ा को भी आश्रय देता है और पौधा का भी सारा संसाधन खींच लेता है। इसलिए उसको हटाना जरूरी है। उसको हम हटाने के लिए हम साबुन का पानी का स्प्रे करेंगे पहले, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। और हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मित्र कीट है, मित्र कीट को मरने नहीं देना है। जुडिशियस मात्रा में, जितना हमको चाहिए उतना ही मात्रा में हम पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे एवं हम हमारा जो नेचुरल एनिमीज है, मित्र कीट जिनको हम बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन का जैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के आसपास की जगह को साफ रखें तथा सितंबर तक थाली की मिट्टी को पलटते रहें। इससे अंडे बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक फलन अवस्था में अथवा अफलन अवस्था में डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से थाली में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई में मिलाएं। शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर माह में 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की चारों तरफ लगवाएं और इससे नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। ये सब चीज़ हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बागवानी फसल से, अमरूद हो या और भी कोई फसल हो, उससे निश्चित तौर पे ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।